दोस्तों, मैं विकास सिंह सोलंकी आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और नई वीडियो के साथ हम पुनः करंट अफेयर के मुद्दे को आगे ले चलते हैं। और चूँकि देखिए आज हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा हमारा आता है कि देखिए ताइवान के संबंध में कुछ यहाँ पे आया हुआ था जो बहुत दिनों से मतलब कि करीब 3-4 दिनों से मुद्दे में चल रहा है। सभी न्यूज़पेपरों में एकदम तड़कता भड़कता न्यूज़ आता है कि आपका जो ताइवान पे जो है अभी यूएसए की आपकी जो क्या है आपके स्पीकर आई हुई हैं और आपका चाइना ने वार्निंग किया है। किसको किया है आपका यूएसए को कि हम भैया आपको अब उतरना नहीं हम आपको हवा में ही उड़वा देंगे, ठीक है। मतलब हवा में ही पूरा का पूरा आपको फायर कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो नैन्सी पेलोसी हैं जो आपकी यूएसए की मतलब कि यूएसए की एक प्रकार से स्पीकर हैं, तो वो भी आई हैं कहाँ पे, वो आई हैं ताइवान पे। तो चाइना ने क्या किया, तो चाइना ने बोला कि देखिए आप ताइवान हमारे सेक्टर में आप मत आइएगा, आप हमारे मामलों में इंटरफेयर मत करिए, और यदि आप आते हैं हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो क्या किया जाएगा कि आपके जो ये जेट हैं जिसमें नैन्सी पेलोसी महोदया हैं, तो उसको हवा में ही पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में मैंने आपको बताया कि ये भी उन्होंने बोला कि हवा में ही पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि ऐसा कहा गया था, तो चूँकि अमेरिका के पास तो वैसे भी बहुत अधिक पावर है। तो हुआ ये था कि ताइवान के चारों ओर चाइना ने क्या किया था, अपने जो मिसाइलें होती हैं तो पूरे के पूरे मिसाइलों को उसने फैला दिया था कि यार यदि आओगे तो हम पूरा का पूरा मतलब तहस नहस कर देंगे तुम्हारे यान को, और तो तुम्हारी जो वहाँ से जो महिला आ रही हैं उनके जो विमान को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो जो क्या है आपका, क्योंकि यूएसए पहले से डिप्लोमेटिक है यार, है ना, इतना शक्तिशाली है। तो यूएसए ने क्या किया, पहले से ही अपने पूरे के पूरे मतलब कि रक्षा व्यवस्था को तैनात कर दिया वहाँ पे। F-35 जो मिसाइलें होती हैं उसको भी वहाँ पे तैनात कर दिया। इस तरीके से उसने अपनी व्यवस्था को मजबूत कर दिया। अब भाई चाइना क्या है, चाइना भाई जब यूएसए की इतनी तगड़ी व्यवस्था को देख के वह डर गया और उसने वापस कर लिया, जो अपना सिस्टम था वापस कर लिया कि नहीं अरे हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और कल क्या होता है कि कल के विषय में, कल मतलब कि सॉरी मतलब 1-2 दिन पहले की बात है, कल या परसों की बात है, नैन्सी पेलोसी महोदया क्या होती है ताइवान में आती हैं और वहाँ से अपना पूरा का पूरा जो भी काम रहता है वो करती हैं और आराम से क्या होता है वो आपका दक्षिण कोरिया की ओर रवाना हो जाती हैं। तो आपका चाइना जो होता है देखता का देखता रह जाता है। अब इसमें बात आती है चाइना के बारे में, तो मैं आपको चाइना के बारे में बता दूं तो क्या होता है कि ऐसे किसी भी मुद्दे में जिसमें चाइना चाहता है कि कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे, तो कभी कभी क्या होता है कि वो फाइनल वार्निंग देता है। तो चाइना ने, मैं आपको बता दूं कि उसने यूएसए को फाइनल वार्निंग दिया कि आप हमारे मुद्दे में इंटरफेयर मत करना, नहीं ये वॉर की कंडीशन भी हो सकती है। चूँकि आपने इस समय देखा होगा न्यूज़ों में कि एकदम तड़कता भड़कता न्यूज़, चाइना और यूएसए का वॉर हो सकता है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, मतलब कि बहुत एकदम गर्मा गर्म माहौल समझ में आ रहा था, है ना। तो वो मुद्दा यहाँ पे ठंडा हो गया जब यूएसए ने अपनी मतलब कि अपने पावर को दिखाया। और जो ये क्या होता है, जो ये फाइनल वार्निंग देता है चाइना, तो चाइना की फाइनल वार्निंग काफ़ी मतलब मजाक उड़ता है भाई। फाइनल वार्निंग के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, फाइनल वार्निंग दिया कि यदि तुम आए तो हम ब्लास्ट कर देंगे तुम्हारे मतलब कि जो वायुयान होगा, तुम्हारी जो भी वहाँ से आ रही हैं उनके जान को भी संकट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 1958 की बात है जब आपका ताइवान में क्राइसिस आ रहा था। क्या हो रहा था कि उस समय जो जो हमारा जो क्या है यूएसए है, तो यूएसए अपना जो सैन्य बेड़ा है इधर मतलब कि अपने इधर घुमा रहा था। चाइना क्या होता है, चाइना हो जाता है परेशान, वो बोलता है भाई तुम इधर काहे के लिए घुमा रहे हो यार, है ना, काहे के लिए घुमा रहे हो। तो वो कुछ नहीं सुनता है यूएसए, है ना। तो क्या होता है, जो जो चीन होता है वो करीब करीब कुछ दिनों के अंदर में सैकड़ों जो है फाइनल वार्निंग देता है। और फाइनल वार्निंग का मतलब ऐसा ही नहीं, इसका मतलब था कि एकदम ध्वस्त कर दिया जाएगा, एकदम खतरनाक लड़ाई हो जाएगी आपके और हमारे बीच में। और यूएसए एकदम दिलेरी के साथ में घुमाता है अपने मतलब कि जो क्या होते हैं जो अपनी मिसाइल्स हैं, और वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से इसकी फाइनल वार्निंग का यहाँ पे मुद्दा आता है और ये काफ़ी मजाक बनता है। और हम लोग जब ये चाइना और उसके बारे में आया है ताइवान के बारे में, तो हम लोग थोड़ा अपने संबंध में भी देख लेते हैं यार कि भारत के साथ आपके ताइवान के थोड़े बहुत रिलेशन तो हो गए ही यार, है ना, थोड़े बहुत रिलेशन तो है, थोड़े बहुत रिलेशन हैं ही। मैं आपको बता दूं कि भारत और ताइवान के बीच में द्विपक्षीय निवेश समझौता 2002 में हुआ था। और 2002 में हुआ और वह कब से लागू इफेक्ट में कब से आया, वह 2005 से लागू हुआ था, 2005 से प्रभाव में आया था। और वहीं ये धीरे धीरे इसमें संशोधन हुआ 2018 में। इसका एक क्या हुआ कि अपडेटेड फॉर्म इसका जो है 2018 में आया था, ठीक है। इस संबंध में हम लोगों ने बात कर लिया। तो ताइवान आप लोग देखेंगे कि ताइवान जो है, ताइवान के आपका
साउथ में फिलीपींस है, आपको ऊपर जापान है, दिख नहीं रहा है ना, तो ऊपर क्या है आपका जापान है, यहीं आपका साउथ चाइना सी की इधर है आपका स्थित है ना, जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको आप, जो आपका जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में आपका ताइवान स्थित है। हमारे भारत से जो लाइन दिख रहा है आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे मुद्दे हो गए। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, अब हम लोग नए मुद्दे में आते हैं। अब हमारा नया मुद्दा क्या कहता है, नया मुद्दा कहता है कि जो CAG पुल्स अप ओडिशा फॉर मिसिंग टारगेट। तो CAG कहता है, CAG का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि आपका महा सॉरी इसका मतलब होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके संबंध में अभी ये मुद्दा आया है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आया है कि जो क्या हुआ है कि टारगेट को पूरा नहीं कर पाया है। नो प्लांटेशन एक्टिविटी इन 50% एरिया, मतलब कि जो 50% एरिया में कहा गया रहा होगा उड़ीसा में कि हम लोग 50% एरिया में हम लोग क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, वो नहीं हो पाया है। और क्या था कि आपका ओडिशा फॉरेस्ट ओवर इज असेस्ड, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किलोमीटर विच इज़ 33, मतलब कि करीब करीब मैं आपको बता दूं कि अभी जो उड़ीसा में करीब करीब 33.15% क्षेत्र में क्या हुआ है आपका फॉरेस्ट पाया गया है, जो कि कुछ इतना कहा गया था, बट ऐसा नहीं हो पाया है। तो ऐसे मुद्दों पर हल्का फुल्का मान लीजिए कि थोड़ा बहुत विवरण दिया गया है, विश्लेषण किया होगा, रिव्यू किया होगा कि इतना हो कहा गया था, इतना नहीं हुआ है। तो CAG के विषय में कि CAG महोदय गए और वहाँ पे जब उन्होंने पूरा का पूरा जांच कराया तो ऐसा कुछ हुआ और ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने आता है भाई कि CAG मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होते हैं और इसके संबंध में बताइए। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसके संबंध में हम लोग जब पूरा का पूरा खाका देखना चाहेंगे तो देखिए होता ये है कि जो ये नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं, तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके संबंध में पूरा का पूरा लिखा होता है कि हमारे भारत के एक महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होंगे, है ना। और इनका मुद्दा ये होता है, इनकी मतलब इनका काम हम लोग यदि देखना चाहें तो ये क्या होता है, सभी तरीके के जो राजस्व होती हैं और सभी की तरीके के जो खर्च होते हैं जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से राज्य को या फिर मतलब कि किसी भी मतलब कि सरकार के किसी भी मतलब कि क्षेत्र में दिया जाता है ना, किसी भी बॉडी को दिया जाता है, तो उसके संबंध में ये जांच करती है, उसका क्या करती है, लेखा करती है। लेखा भाई ऑडिट का मतलब क्या होता है, उसका लेखा करना, उसका लेख करना, मतलब काउंट करना, पूरा का पूरा ही काम करती है। पूरा मतलब विश्लेषण करती है उसके संबंध में कि कितना पैसा लगा, कितना पैसा नहीं लगा। CAG यहाँ पे देखिए मैं बता दूं आपको कि जो ये आपका नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं, तो इसके संबंध में भारतीय संविधान में जो हमारा जो अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच में इसके बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे जो CAG होते हैं तो इनको पावर भाई कितना होता है, ये मतलब कि किस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो ये 9th इनका रैंक कितना होता है, 9th होता है। और ये क्या होते हैं, इनका सेम पावर जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें जो ये न्यायाधीश होते हैं ना, तो उनके समान इनको अधिकार दिया जाता है ना, मतलब कि छोटा मोटा अधिकार नहीं होता है, उन्हीं के समान पूरी की पूरी इनको फैसिलिटी दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, मीन्स अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है हमारे भारत के, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी नियुक्ति जो होती है, उनकी नियुक्ति आपका करते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय, इनकी नियुक्ति करते हैं। उनकी नियुक्ति कैसे कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं क्या, नहीं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, इनकी नियुक्ति हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी रिकमेंडेशन के, उनके सुझाव के आधार पे करते हैं कि भैया वो बोलते हैं कि इनको करना है सर, है ना, फिर वो उसको करते हैं, है ना। योग्यता भी उसकी सही होनी चाहिए। ऑन अपॉइंटमेंट मतलब कि जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो वो अपना जो शपथ होता है, तो शपथ किसके सामने लेंगे भाई, शपथ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है ना, कि शपथ की हम लोग जब बात करते हैं तो शपथ होता है, ये अपनी शपथ की हम लोग बात करेंगे, तो ये अपनी शपथ जो है राष्ट्रपति महोदय के सामने ही अपनी शपथ लेते हैं, है ना। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया। अब हम लोग और क्या देखते हैं कि द CAG कैन बी रिमूव्ड ओनली। देखिए जो CAG होता है तो CAG कैसे हम लोग रिमूव, पद से पद त्याग कैसे होगा उसका, जो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अपने पद का त्याग, देखिए उसके पद का जो त्याग है, पद का जो यदि आप लोग हटाना चाहते हैं, तो जो हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन होते हैं, दोनों सदनों में जब हम लोग एक क्या करें, आपका पूर्ण सहमति के साथ हम लोग कोई बिल पास करें, मतलब कि अपना सहमति व्यक्त करें, जिसमें क्या हो CAG के मिसबिहेवियर और आपका अक्षमता, मतलब मिसबिहेवियर मतलब कि आपका दुर्व्यवहार और अक्षमता के बारे में हम लोग एक को क्या करें, बिल पास करें कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इसको दुर्व्यवहार है
और आपका अक्षम है, मतलब कि ये सक्षम नहीं है, तो क्या है, उनको हटाया जा सकता है। और हम लोग बात करें कि इनका जो कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल की जब बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या इनकी आयु 65 वर्ष, जो भी आयु पहले आती है, मतलब कि 6 वर्ष जब ये तो इन काम कर लें, तो आयु इनकी 65 वर्ष जो भी पहले हो जाता है तो ये अपने पद का त्याग इनको करना पड़ता है। तो ये होता है आपका CAG के बारे में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत के अभी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। मैंने अनुच्छेद संबंध में तो आपको पूरा का पूरा बता दिया है, बाकी मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके सभी पेपर्स में एकदम आता ही है, तो आपको इस विषय में मुझे कमेंट करना है और बताना है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। CAG के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, 4 स्टेट इन साउथ टॉप इन मिसयूज़ ऑफ MG नरेगा। देखिए अब क्या यहाँ पे दिया गया है कि जो क्या है कि 4 देश जो 4 देश नहीं यार, 4 राज्य जो हमारे क्या है कि जो हमारे साउथ के मतलब दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं वह MG नरेगा के मिसयूज़ करने में टॉप पर आए हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि 4 राज्यों की जो हम लोग बात करते हैं, तो 4 सदर्न स्टेट में आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और जो तेलंगाना है उनका नाम सबसे हाई में आया है कि इन लोगों ने क्या किया गया है, इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि जो MG नरेगा में जो काम करने वाले लोग होते हैं तो इनकी में फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा मतलब कि MG नरेगा। तो MG नरेगा वाला जो काम है तो उसमें फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कि जो वित्तीय रूप से जो ये पूरी की पूरी जो स्थिति को सही करने के लिए जो काम है, तो उसमें पूरा का पूरा गलती किया है इन 4 राज्यों ने। तो 4 राज्यों में इनका नाम आंध्र प्रदेश, हम लोगों ने देखा आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ कि जो आपका करीब करीब टोटल केसेस कितने हैं इस विषय में, जो मतलब कि लोग रिपोर्ट करते होंगे, मतलब कि लोग अपना केस देते होंगे कि सर हमारा जो क्या है कि गलत हमारे साथ पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो टोटल 4.92 लाख केस हैं, जिसमें से करीब करीब 4.18 लाख केसेस हैं मात्र इन 4 राज्यों में हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में करीब करीब 1.59 लाख केसेस, मतलब कि दोनों में इतने केसेस क्या है पाए गए हैं। तो बहुत केसेस हैं भाई, मतलब कि 4.92 पूरे भारत में, जिसमें से 4.18 में मात्र 4 राज्य, जिनमें से करीब करीब 1,60,000 दोनों प्रदेशों में, मतलब कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इतना केस का मतलब कि फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन का केस पाया जा रहा है। मतलब कि बहुत ही स्थिति डामाडोल है कहाँ पे, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश में। और बाकी जो आपका कर्नाटका है, तो कर्नाटका में 59,290 केसेस हैं और तेलंगाना में 40,562 केस हैं। तो ये भी कम केसेस नहीं है, क्योंकि स्थिति सुधारने के लिए कोई एक मुद्दा पर्याप्त होता है, छोटा सा भी हो तो सही है, बाकी स्थिति गड़बड़ करने के लिए वही छोटा मुद्दा पर्याप्त होता है स्थिति को गड़बड़ करने के लिए। तो हमको सभी मुद्दों पर ध्यान होगा। तो इसको हम लोगों ने देखा, तो इसमें एक मुद्दा आता है हमारे सामने MG नरेगा। तो MG नरेगा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो MG नरेगा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो MG नरेगा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है कि देखिए हम लोग देखते हैं कि ये आपका यूज़ में काहे के लिए है। तो देखिए पहले MG नरेगा स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए MG नरेगा स्कीम का जो फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, है ना, गारंटी एक्ट, सॉरी, है ना, थोड़ा ये इधर उधर हो जाता है ना। देखिए हम लोग इसके संबंध में बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो यही जो आपको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है, सर्वप्रथम इसी नाम से नहीं आया था, 2005 में इसको रोजगार गारंटी अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा होगा NCERT की बुक्स में पहले, है ना, मतलब कि करीब 2010 तक, 2010 फिर 2015 तक हम लोगों ने, सॉरी 13, 14, 15 तक हम लोगों ने पढ़ा होगा। MG नरेगा नहीं पढ़ा था, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पहले जैसे कि अभी इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल बुक्स में अपने, हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, जिसमें 100 दिन का कार्य मिलता है ऐसा करके, है ना, 2005 वाला। तो वही केसेस ये भी है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने पहले पढ़ा था वही है महोदय, है ना, जो हम लोगों ने करीब 5th से लेके 8th के बीच में, 10th के बीच में पढ़ा था, तो वही है, कोई अलग नहीं है। तो मनरेगा स्कीम के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका पुराना नाम हम लोगों ने बताया ये था। इसमें क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए इसको भारत में लागू किया गया है। इसके माध्यम से होता ये है कि इसके माध्यम से इसको लागू कौन करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब कि हम लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। द स्कीम इज डिमांडेड ड्राइवन
वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम को आगे चलाने के लिए यह ग्रामीण और विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ना। जो क्या होता है, जो हम लोगों ने इसमें क्या बोला कि जो क्या होता है, सभी लोग इसमें जो होते हैं, जो जिनके पास क्या होता है, जॉब कार्ड होता है, मतलब कि जिनके पास भी जॉब कार्ड है, ये सब मतलब कि इस काम में लग के अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से जितने भी अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट के माध्यम से कम 100 दिन का जो रोज़गार है वह प्रदान किया जाता है। 100 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे और क्या मुद्दा आता है कि देखिए इसमें क्या होता है, यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जो आपका सूखा है और जहाँ पे आपका प्राकृतिक आपदा वाला जो क्षेत्र है ना, प्राकृतिक रूप से नेचुरल क्लाइमेटी नोटिफाइड रूरल एरियाज़ में करीब 50 दिन का और आपको एक्सटेंशन दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, है ना। देखिए मतलब इसको और बढ़ा दिया जाता है, किसको, ये जो मनरेगा के तहत जो ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो काम होता है उसको और 50 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अब मुद्दा ये आता है कि इसको किस तरीके से हटाया, मतलब कि बढ़ाया जा सकता है। तो जो क्या होता है, जो मनरेगा का जो ये धारा है 3(4) में, मतलब कि 3 के धारा 4 के अंतर्गत में क्या है, ये निर्णय है कि द स्टेट में मेक प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल डे बियॉन्ड द पीरियड गारंटीड अंडर द मनरेगा स्कीम। वही है ना, फंड के तहत आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंस मतलब कि आपका अलग, और मतलब कि एडिशनल डेज और भी प्रोवाइड इनको कर सकते हैं, है ना। इशू क्या होती है एमजी नरेगा में, हम लोग देखते हैं रेडिकुलसली लो वेज रेट, मतलब कि हास्यास्पद जो इनकी क्या होती है वेज रेट की बात करेंगे तो इनको जो क्या होता है, जो वेतन भुगतान है वह बहुत कम होता है ना। क्या होता है, बहुत कम होता है, 2 से 33% तक इनको मिनिमम वेज दिया जाता है। हम लोग बात करेंगे, हम लोग यदि जो खेतीहर मजदूर होते हैं, जब हम लोग उनकी बात करें तो जो एग्रीकल्चर लेबरर्स के हिसाब से जो यहाँ पे वेतन बताया गया है, किसके माध्यम से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के अनुसार 2017 के हिसाब से जो इनका मिनिमम वेज रेट है करीब करीब जो क्या होती हैं, जो खेतीहर जो मजदूर होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर जो होते हैं, तो उनका जो पुरुषों के लिए 264 रुपये 5 पैसे और महिलाओं के लिए 205 रुपये 32 पैसे होते हैं, जो कि आपका क्या है, आपका कम ही है, अधिक नहीं है ना। हम लोग आगे बात करते हैं तो क्या होता है, हम लोग आगे देखिए इसमें कुछ मुद्दे ये भी आते हैं, हम लोगों ने देखा कि समस्याएं ऐसी हैं। अब एक क्या आता है कि आपका इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग की जब हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो फंड की जो कमी होती है, तो फंड की कमी होने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट भी मनरेगा के तहत, एमजी नरेगा के तहत जो है इस स्कीम को हेल्ड तरीके से नहीं कर पाते। अभी पैसा ही नहीं है, आप तो फिर स्कीम लेके भी क्या करेंगे, लाएंगे भी तो आप पैसा नहीं दे पाएंगे लोगों को, है ना। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, क्या होता है कि वही मैंने आगे अभी आपको बताया कि जो वेज होता है, जो लोग होते हैं जो काम करते हैं उनको उनका वेज मतलब कि वेतन नहीं मिल पाता है, बहुत लेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसे में क्या होता है, दिक्कत क्रिएट होता है बहुत सारे। इसमें क्या है आपका, बहुत सारे इसमें आप देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ना। तो इनफेक्टिव रोल ऑफ PRI मतलब क्या है, आपका जो पंचायती राज जो आपका इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट की जब हम लोग बात करेंगे तो उसका यहाँ पे क्या है, इनफेक्टिव मतलब कि अप्रभावी रोल है ना, अप्रभावी भूमिका है। हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, विथ वेरी लिटिल ऑटोनॉमी, मतलब इसकी क्या है, बहुत कम मतलब उसका ज़्यादा यहाँ पे रोल ही नहीं है। किसका रोल नहीं है आपका, PRI का मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट का। तो क्या होता है, वो सही तरीके से ग्राम पंचायत आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर, मतलब कि तरीके से उसको हेल्ड ही नहीं करा पाती है, क्योंकि उसका क्या है यहाँ पे ऑटोनॉमी, मतलब यहाँ पे इसके जो अधिकार जो होती है, स्वायत्तता उतनी अधिक मात्रा में पंचायत को नहीं होता है कि आप इस विषय में क्या कुछ करें, क्या कुछ ना करें, क्या नीति बनाएं, कितना आप दिन का रोजगार दिला सकें, है ना। तो इस विषय में तो इसीलिए क्या होता है कि ये अधिक इसके संबंध में प्रभावी और आपका इफिशिएंट मैनर तरीके से काम को लागू नहीं करा पाती है। लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, बहुत सारे काम है जो इसमें अनकम्प्लीट वर्क्स पड़े हैं, मतलब कि आधे छोड़ दिए जाते हैं ना। तो ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका मनरेगा वाला स्कीम था, है ना। एक बार आपसे मैं ये पुनः बोलना चाहूँगा कि जो एमजी नरेगा है, तो आप लोग उसका फुल फॉर्म लिख के मुझे ज़रूर बताएं ना कमेंट में। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है आपका, देखिए हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। हाँ सॉरी, मैं जो आज का न्यूज़पेपर आया था उसका मैं एनालिसिस तो नहीं कर पाया हूँ, बाकी उसके संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आज एक मुद्दा ये आया है कि हमारे भारत में करीब 10 रामसर जो साइट्स हैं, अभी कुछ दिन पहले 5 रामसर साइट्स को वो दोबारा आया था, है ना, 5 रामसर साइट आया था। और अभी करीब कितने रामसर साइट आए हैं, 10 रामसर साइट आए हैं, जिसमें से 6 तमिलनाडु में है हमारे,
सॉरी तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है शायद, है ना, गलत भी हो सकता है क्योंकि उसका डाटा मेरे पास अभी नहीं है। बाकी मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है कि जो 10 रामसर नए जो साइट लिए गए हैं उसमें से आपकी 6 तमिलनाडु में, अपने मध्य प्रदेश में भी है ना। तो चूँकि मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है, इस तरीके से टोटल मिला के 10 है। पूरा मुझे याद नहीं है तो मैं पूरा नहीं गलत बताऊंगा, है ना। तो क्या है कि तो मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग उन 10 रामसर साइट्स के नाम कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, आपसे रिवीजन भी होगा, है ना। और आप ज़रूर सर्च मारिएगा गूगल पे, क्योंकि सर्च मारने पे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग जो कैपेसिटी वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियोस को लाइक करो। लाइक करने से होता ही है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक एनरिच होता है और लोगों तक पहुँचता है। तो क्या होता है कि बढ़िया वो लोग देखते हैं और वो सफल भी होंगे, है ना। जितना हो सकता है उतना हम इसमें डाटा डाल पाते हैं और डालेंगे भी, है ना। और इसमें क्या होगा कि हम सब साथ में मिलजुल के अपनी मतलब कि जो स्टडी है और प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।